प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक के लिए जो सेतु पाठ्यक्रम बनाया गया है, उस पाठ्यक्रम में दूसरा भाग हमारा चल रहा था प्रयोजनमूलक हिंदी। इसके अंतर्गत हम 7वीं तासिका ले रहे हैं और इस 7वीं तासिका में आज वैसे कर होना था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। कार्यालयीन लेखन में प्रारूपण, टिप्पण या टिप्पणी, संक्षेपण, प्रतिवेदन और समाचार लेखन, ये आज हमें देखना है। अगर समय पर आए होते तो इतिहास को डिस्टर्ब न होता। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखें कि कार्यालयीन हिंदी क्या होती है। ये समझे बिना आज का टॉपिक हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी सरकारी कार्यालयों में अलग अलग कामों के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी को कामकाजी कार्यालयीन भाषा कहा जाता है, कामकाजी भाषा कहा जाता है या राजभाषा कहा जाता है, क्योंकि ये राजकीय सरकारों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कार्यालय की कामकाज की भाषा होती है, राजभाषा कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी शब्द है ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऑफिशियल लैंग्वेज का जो हिंदी है उसे कार्यालयीन हिंदी कहा जाता है, कार्यालयीन भाषा या कार्यालयीन हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 120 और 210 के अतिरिक्त 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक के 11 अनुच्छेदों में संघ और राज्यों के सरकारी प्रयोजनों के लिए संसद और विधानमंडलों में, न्यायालयों में और संघ और राज्यों के बीच में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राज्यों के राज्य में मतलब आपसी संप्रेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा, इसको राजभाषा कहते हैं। और ये राजभाषा इन नियम प्रशासन और जनता के बीच जो व्यवहार होता है उसे, उस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज या कार्यालयीन भाषा कहा जाता है। देखिए, प्राचीन काल से इसका हमने उल्लेख किया है। प्राचीन काल से हमारी राजभाषा संस्कृत थी और उसके उपरांत पाली हो गई। पाली के बाद अलग अलग जो राजा थे, जैसे कलिंग के राजा थे, कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म का आश्रय लिया, कुछ आंध्रवंशी राजाओं ने शौरसेनी का आश्रय लिया, फिर सातवाहन प्रदर्शन, यशोवर्धन, उसके उपरांत अन्य राजाओं ने शौरसेनी अपभ्रंश को भाषा के रूप में अपनाया। लेकिन यह कामकाजी भाषा शौरसेनी भाषा से निकली हुई है हिंदी, इसलिए हिंदी का यह पूर्व रूप है। 12वीं सदी में तुर्क और अफगानों के आगमन के बाद प्रशासकीय कामकाज में अरबी, फारसी और तुर्की युक्त फारसी, मतलब ज्यादा फारसी का प्रयोग होता रहा, लेकिन सामान्य लोगों के लिए हिंदी ही स्वीकृत थी। मतलब राजभाषा भले ही उस समय की फारसी हो, लेकिन सहभाषा राजभाषा के रूप में हिंदी का काम चल रहा था। और उसी प्रकार से देखा जाए तो आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी हो, उसके उपरांत मैंने दक्षिणी की बात कही थी इससे पूर्व, तो ये दक्षिणी राजभाषा जो है वह दक्षिण में पहुंची और बाद में जो बहामन शाही थी, बहामन शाही के जो भाग हुए, आदिल शाही, कुतुब शाही, वलीद शाही, इमाद शाही, निजाम शाही, तो इनमें भी दक्षिणी हिंदी राजभाषा के रूप में चला करती थी। इतना ही नहीं, मुगलों के दरबारों की राजभाषा भले ही फारसी रही हो, लेकिन सहसा राजभाषा के रूप में हिंदी ही प्रचलित थी। यहाँ तक कि शेरशाह सूरी, आप जानते हैं हुमायूं को हरा करके उसने दिल्ली पर आधिपत्य किया था। शेरशाह सूरी ने फारसी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग किया। राजस्थान के बहुतांश जो हिंदू राजपूत राजा थे वे हिंदी का ही प्रयोग किया करते थे। इतना ही नहीं, राजस्थान अपने कामों के लिए जिस भी राजा से, चाहे वो मुगल हो, मराठा हो, अंग्रेज शासक हो, उनके साथ जो व्यवहार करता था वो पत्राचार हिंदी में ही करते थे राजस्थानी राजा। इतना ही नहीं, मराठी शासकों ने भी राजकाज के रूप में हिंदी को अपनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, पहले बाजीराव के बाद जो लोग उत्तर भारत में जाकर के शासन करने लगे वो सब हिंदी में ही किया करते थे। इतना ही नहीं, इस काम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि उर्दू, फारसी, अरबी जो शब्दावली प्रयुक्त मुगल दरबारों में होती थी उसकी जगह उन्होंने संस्कृत युक्त हिंदी या मराठी के शब्दों का इस्तेमाल किया और उसको
इसका एक राजभाषा कोश बना है, राज्य व्यवहार कोश नाम है उसका। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का काम है। फिर उसके बाद देखें कि मुगलों के पतन के साथ साथ मराठों ने मालवा पर जब आधिपत्य किया, बुंदेल पर भी, बुंदेल 75 साल को बचाने के बाद बुंदेल पर उन्होंने किया, राजस्थान, पंजाब सभी पे आधिपत्य आरंभ किए। इतना ही नहीं, उत्तर भारत में हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अभी आदि तीर्थ क्षेत्रों में भी मराठों का जब साम्राज्य हो गया, तब उन्होंने उत्तर के जितने भी राजा थे, जितने अधिकारी थे, व्यापारी थे, आदि से भी जो उनका व्यवहार हुआ वो सब कुछ हिंदी में ही, चाहे वो पेशवा हो या मराठी छत्रपति हो, उनका सारा काम हिंदी में ही चलता रहा। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अंग्रेजी शासन काल में राजनीतिक, प्रशासकीय, धार्मिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने हिंदी को अपनाया। ध्यान रखो, हिंदी को अपनाया उन्होंने, खास करके जो प्रशासक थे, देशी प्रशासकों के साथ उनका व्यवहार हिंदी में ही होता था। उसके उपरांत जितने भी व्यापारी थे उनके साथ भी वो हिंदी में व्यवहार करते थे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। परंतु बाद में जाकर के 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लॉर्ड मैकेले ने हिंदी को अपदस्थ कर करके अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। तब से जाकर के प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी हुई। अंग्रेजी ने निम्न अन्य भाषाओं को निम्न मान करके अधिकतर अंग्रेजी का प्रयोग हुआ। स्वाधीनता संघर्ष में भी हिंदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1909 में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज और होम रूल नाम की पुस्तक में इस बात की चर्चा की। 1917 में गुजरात शिक्षा सभापति पदत्व से उन्होंने बात कही कि उन्हें 2 चीजें कंपलसरी की कांग्रेस में आने के लिए, एक चरखा चलाना और दूसरा हिंदी बोलना। फिर 1925 के कानपुर अधिवेशन में भी यही हुआ। इतना ही नहीं, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तब देश की राजभाषा भले ही हिंदी हो गई, परंतु अंग्रेजी सहभाषा राजभाषा रही और वो अब तक चल रही है। तो ये क्यों चल रहा है? कुछ राजकीय कारणों के कारण। अब हम देखेंगे कार्यालयीन हिंदी की क्या विशेषताएं हैं। पहली है निर्वैयक्तिकता, इसमें किसी की वैयक्तिकता नहीं आ सकती, एक सामाजिक भाषा है। फिर उसके उपरांत देखें अगला, तथ्यों में इसके तथ्यों में स्वयं पूर्णता और स्पष्टता होनी चाहिए। कार्यालयीन भाषा में यथासंभव असंदिग्धता रहनी चाहिए, क्योंकि संदिग्ध बातों का कोई अर्थ नहीं होता या उनसे अलग अलग अर्थ प्रतीत होते हैं। फिर उसमें वर्णनात्मकता होनी चाहिए, तकनीकी अर्ध तकनीकी भाषा होनी चाहिए। मतलब ये जो 5 अलग अलग विशेषताएं हैं कार्यालयीन भाषा की, क्या क्या होता है उसमें? निर्वैयक्तिकता, दूसरा तथ्यों में स्वयं पूर्णता स्पष्टता, तीसरा यथासंभव असंदिग्धता, वर्णनात्मकता, और 5वां है अर्ध तकनीकी भाषा, क्योंकि नए नए शब्द वहां बढ़ने चाहिए। ये कृत्रिम शब्दावली होने के कारण इसमें तकनीकी शब्द ज्यादा आते हैं, अर्ध तकनीकी शब्द ज्यादा आते हैं। असंदिग्धता होना मतलब एक ही शब्द एक ही अर्थ प्रतीत करे। उसके उपरांत देखें तो हिंदी, कार्यालयीन हिंदी की जो संरचनात्मक विशेषताएं हैं ये बहुत जरूरी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है शब्द संपदा। मतलब कार्यालयीन हिंदी में जो शब्दों का स्रोत आता है, जहां से शब्द आते हैं, उनमें अधिकतर शब्द संस्कृत के हैं, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। फिर उसके उपरांत आर्य द्रविड़ दोनों परिवारों पर संस्कृत का बहुत बड़ा प्रभाव है। और आगे चल करके मतलब संस्कृत के शब्द आगे, उसके उपरांत अनेक मुस्लिम और अंग्रेजों के शासन होने के कारण इसमें फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी यथासंभव आए। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की इत्यादि भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे। साथ ही साथ अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द भी कार्यालयीन हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है, तमिल है, कन्नड़ है, इत्यादि भाषाओं के भी कुछ शब्द हिंदी में आने लगते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अरबी फारसी शब्द जो हैं वो दस्तावेज, जमानत, मिसिल, सौदा, मंजूरी, बेदखली, मुचलका, एवजी, बर्खास्ती आदि शब्द अरबी फारसी से आए हैं। अंग्रेजी के ग्रेड, केडर, ड्यूटी, गारंटी, बोनस, चेक, पेंशन, बैंक क्लर्क वगैरह। देशज जो शब्द है छुट्टी, ठेका, निपटारा,
उसके उपरांत भाड़ा, अड़तिया, खाता, भत्ता, घाटा, छूट आदि अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। और उसके बाद मराठी के शब्द आ रहे हैं, पावती, आवक, जावक, ये मराठी के शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। कन्नड़ का शब्द है निव्वड़, उसे निव्वड़ हिंदी में, और सौध, सौध मतलब बड़ा भवन। इस प्रकार से इतना नहीं, अपनी जो छोटी छोटी प्रयुक्तियां होती हैं उनमें भी कैसे आते देखिए। आयुक्त, अब अंग्रेजी शब्द, नए शब्द गढ़े गए। कमिश्नर के लिए आयुक्त शब्द, कमीशन, आयोग, आयुक्त, कमिश्नर। निविदा, टेंडर, पौर मुख्य, ओल्डरमैन, लिपिक, क्लर्क के लिए, विवाचक, आर्बिटर के लिए, बेलिफ, बेलिफ, राज्यपाल, गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति, मिनिस्ट्री के लिए मंत्रालय, अथॉरिटी के लिए प्राधिकारी। अनेक शब्द ऐसे हैं जो मूलतः कार्यालय हिंदी के हैं। इतना ही नहीं, नए शब्द हम बना सकते हैं संस्कृत की तरह। संस्कृत में शब्द देखिए, निर्धनता, तो निर्धनता से, निर्धन अधिकता से निर्धनता बनता है। उसी प्रकार अरबी फारसी शब्द गरीब, और उसको अरबी फारसी शब्द लगा करके ई लगा करके गरीबी होता है। इसी प्रकार से नए शब्द निर्धनी, निर्धनता की जगह निर्धनी, और गरीबी की जगह गरीबता, ऐसे उल्टे सुलटे भी प्रत्यय बना करके इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। और ऐसे कुछ शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से बनते हैं, जैसे उप रजिस्ट्रार, ये इसमें उप संस्कृत का है और अंग्रेजी का रजिस्ट्रार है। अस्टैम्पिड, अ संस्कृत का है, स्टैम्प हिंदी का, हिंदी संस्कृत का है, स्टैम्पिड अंग्रेजी का है। अनुबंधकार, अनुबंधकदार, यहाँ से दार फारसी का है, यह अनुबंधक संस्कृत का है। मुद्रा बंधक, मुद्रा संस्कृत का है, बंध फारसी का है। डिक्रीदार अंग्रेजी फारसी का है। ऐसे अनेक नए नए शब्द गढ़े गए जो अलग अलग दो भाषाओं के थे। इसके उपरांत हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण किया गया है जो नए शब्द बने। जैसे कि आजकल हम लोकशाही में हैं तो हमेशा किसी न किसी मतदान की बात होती है, और पोलिंग बूथ के लिए मतदान बूथ, अब यह अंग्रेजी शब्द आ गया, ले लिया हमने। तस्दीक अधिकारी, अटेस्टिंग ऑफिसर। मंजूरी प्राधिकारी, अब मंजूरी फारसी का शब्द है, प्राधिकारी संस्कृत का है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए आता है। फिर बजट प्राक्कलन, अब बजट शब्द हमने लगभग स्वीकार किया है। प्राक्कलन एस्टिमेट के लिए। सूचना ब्यूरो, अब सूचना संस्कृत शब्द है, ब्यूरो अंग्रेजी शब्द है। कैलेंडर वर्ष, कैलेंडर अंग्रेजी है, वर्ष हमारा शब्द है कैलेंडर ईयर के लिए। राशन अधिकारी, रेशनिंग ऑफिसर, अब ये राशन शब्द अंग्रेजी है, ऑफिसर के लिए संस्कृत शब्द अधिकारी है। फिर यात्रा दस्तावेज, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। इस प्रकार से दो अलग भाषाओं के संकलित शब्द भी कार्यालयीन हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। और कभी कभी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन भाषाओं के शब्दों का एकत्रीकरण, नया पदबंध निर्माण होता है। जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए, एडिशनल के लिए अतिरिक्त संस्कृत शब्द, डिस्ट्रिक्ट के लिए फारसी शब्द जिला, और मैजिस्ट्रेट के लिए मैजिस्ट्रेट अंग्रेजी शब्द। इस प्रकार से संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी, इस प्रकार के भी तीन भाषाओं के शब्दों का भी एकत्रीकरण होता है। आगे जो जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं कार्यालयीन भाषा में, उसमें वाक्य विन्यास क्या आता है। पहले वाक्य कैसा होना चाहिए, वाक्य में पहले कर्म प्रधान वाक्य होने चाहिए, कर्ता प्रधान नहीं। ध्यान करो, कर्ता प्रधान नहीं, मतलब राम ने रावण को मारा, ये कर्ता प्रधान शब्द वाक्य है। लेकिन इसको कर्म प्रधान किया जाए, जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया। अब ये कर्म प्रधान इसमें वाक्य रहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बता रहा हूं, नहीं, मुझसे ये बताया जा रहा है, कर्म प्रधान। कर्ता की जगह कर्म को महत्व देना है। और कुछ ऐसे कि मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, सचिव महोदय के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, जा रही है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। आगे इस मामले में अगली बैठक में विचार किया जाएगा। ये कार्यालयीन भाषा हो गई। समयोपरि भत्ते पर 2 सहायकों को रोका जा सकता है। श्री श्यामराव का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। इस प्रकार से फिर जिन पदों और वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, वाक्यांश या पदबंध का प्रयोग हो रहा है, उसमें बड़े वाक्य की जगह छोटे वाक्य, वाक्यांश, पदबंध का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी कर्मचारी ने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया है, तो उसको ऐसा लिखा जाएगा,
मैं श्री कवठेकर अवर सचिव भाऊ साहेब जाधव सहायक को 45 दिन की अर्जित छुट्टी पर जाने की अनुमति देता हूँ। एक वाक्य में। अब इसकी जगह क्या किया जाता है, ये बड़ा वाक्य है, उसकी जगह भाऊ साहेब जाधव साहेब को अर्जित छुट्टी दी जाती है, एक या पदबंध अनुमति दी जाती है। इस प्रकार से अलग अलग छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग होता है। फिर करण रूपेण कर्ता का लोप हो जाता है। उदाहरण के रूप में कार्यालय अधीक्षक श्री कोठारकर से ज्ञात हुआ कि उसने बताया नहीं है, से ज्ञात हुआ मतलब कर्ता का करण में रूपांतरण हो जाता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण जो विभक्ति के नाम है उसमें से ध्यान रखें। फिर अज्ञात का सुझावपरक वाक्य आते हैं, क्योंकि बड़ा व्यक्ति किसी को आदेश दे रहा है या किसी को सुझाव दे रहा है, वैसे वाक्य आएंगे। जैसे कर्ता का यथार्थ प्रयोग नहीं है, मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करें, सुझाव है। मंत्रालय से कृपया दोबारा विचार करने के लिए अनुरोध किया जाए, ऐसा। तो इस प्रकार से अब कुछ विषम श्रोतीय शब्दों की वाक्य रचना भी इसमें की जा सकती है। जैसे मुझे शाम को एक जलसे में तकरीर करनी है। अब ये अटपटा है, क्योंकि इसमें देखिए शाम फारसी में प्रयुक्त होता है, हिंदी में संज्ञा। जलसा की जगह उत्सव, तकरीर में तकरीर की चर्चा। हाँ, ये अटपटा लगता है, इसलिए इसकी जगह क्या कहना है, मुझे संध्या समय में एक सभा में भाषण देना है। ये पूर्ण हिंदी का हो गया। लेकिन ऐसे वाक्य कार्यालय में प्रयुक्त नहीं होते, उसकी जगह मसौदा अनुमोदन के लिए पेश है, यह कागजात विचाराधीन है, एवजी मिलने पर अर्जित छुट्टी दी जा सकती है, आवश्यक मसौदा संलग्न फाइल की पताका क पर है। अब यहाँ देखिए मसौदा फारसी शब्द है, अनुमोदन संस्कृत शब्द है, पेश फिर फारसी है, कागजात फारसी है, विचाराधीन संस्कृत का है, एवजी फारसी है, अर्जित छुट्टी हिंदी है। तो इस प्रकार से अलग अलग विषम श्रोतीय भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें कुछ शैलियां भी हैं, कुछ शैलियों का भेद भी है। कार्यालय हिंदी में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शैलियों का भेद है। और देखिए पुरातन काल से अगर देखा जाए तो जो हमारी राजभाषाएं थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, और उसके बाद उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, मतलब उनमें से जो शब्द हमने लिए, जैसे कि न्यायालय के लिए अदालत, मंडल के लिए जिला, प्रांत के लिए सूबा, तालुका के लिए तहसील या परगना, राशि के लिए खजाना, कार्यालय के लिए दफ्तर, केस के लिए मुकदमा या अभियोग के लिए मुकदमा, ऐसे भी शब्द हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। अब एक दो वाक्य उसके हम देखेंगे। मतलब एक ही शब्द है, अंग्रेजी शैली में उसे कैसे लिखा जाता है, बोलचाल की जो उर्दू, फारसी, अरबी से शैली आई है और संस्कृत की शैली आई है, उनको भी किस प्रकार देखा जा सकता है, ये हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के रूप में अंग्रेजी में कहा जाता है रिजेक्टेड एप्लीकेशन। रिजेक्टेड एप्लीकेशन के लिए नामंजूर अर्जी, रिजेक्टेड मतलब नामंजूर, एप्लीकेशन अर्जी। लेकिन वही संस्कृत शैली में अस्वीकृत आवेदन पत्र। शैलियां दो हैं अलग अलग, एक है बोलचाल की शैली जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू का प्रभाव है, और एक है संस्कृत निष्ठ शैली। यहाँ फिर एग्रीमेंट फॉर्म, उसको करारनामा, यहाँ गलत हो गया है, करारनामा। एग्रीमेंट के लिए बोलचाल की भाषा में करारनामा कहा जाता है, संस्कृत निष्ठ शैली में अनुबंध। एफिडेविट के लिए बोलचाल की भाषा में हलफनामा कहते हैं, शपथ पत्र संस्कृत निष्ठ हिंदी में। टेंडर के लिए टेंडर शब्द चल रहा है, उसकी जगह संस्कृत का निविदा शब्द है। ऑफिस के लिए दफ्तर फारसी, हिंदी में कार्यालय। सस्पेंस अकाउंट, उच्चती खाता सामान्य में और संस्कृत में निलंबित लेखा। अल्टरेशन इन ड्राफ्ट, मसौदे में फेरबदल, प्रारूप में परिवर्तन। आर्ग्यूमेंट्स एडवांसमेंट, पेश की गई दलीलें, प्रस्तुत तर्क। और कोर्ट के लिए फारसी शब्द है अदालत, संस्कृत शब्द न्यायालय। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के शैलियों का प्रयोग ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है, कार्यालयीन भाषा में होता है। इतना ही नहीं, संक्षिप्तियों का प्रयोग होता है। मतलब छोटे छोटे, मतलब जहां
बड़े वाक्य हैं या बड़े शब्द हैं उनको छोटा बना दिया जाता है। जैसे आकस्मिक छुट्टी, कैजुअल लीव, सीएल जैसे अंग्रेजी में उसके प्रभाव अनुसार आकस्मिक छुट्टी के लिए आछू। फिर उसके उपरांत डेमी ऑफिशियल के लिए अर्ध सरकारी शब्द है तो उसे अ से किया जाता है। फिर डेली अलाउंस के लिए दैनिक भत्ता है उसके लिए देय कहा जाता है। अर्नड लीव के लिए अर्जित छुट्टी, उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म करने ये भी कार्यालयीन प्रवृत्ति है। फिर निम्न श्रेणी लिपिक, लोअर डेसिग्नेटेड क्लर्क, उसके लिए निम्न श्रेणी लिपिक, उसी तरह उच्च श्रेणी लिपिक, इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म किए जाते हैं वैसे ही हिंदी में भी शॉर्ट फॉर्म किए जाते हैं। फिर इसके बाद अनुवाद की प्रधानता होती है इस भाषा में, क्योंकि जो मूल, कभी कभी क्या होता है कि एक ही पाठ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देना पड़ता है। अब ऐसे में कभी कभी उसका अनुवाद करके देना पड़ता है। मूल अंग्रेजी हो तो उसका हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, मूल हिंदी हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करके देना पड़ता है। अब यहाँ 420 की एक धारा है, 420 मतलब दूसरों को फंसाने वाले लोग। इसका एक अंग्रेजी परिच्छेद है, उसका हिंदी अनुवाद किस प्रकार किया गया है ये देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति छल करता है और तद्वारा उस व्यक्ति को जिसे धोखा दिया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परित्यक्त कर दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को जाने या किसी वस्तु को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब देखिए हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार यह अनुवाद हुआ है और इसका अनुवाद कैसे है देखिए। यदि कोई धोखा, मतलब ये संस्कृत प्रचुर हुआ, अब ये हिंदी प्रचुर। यदि कोई व्यक्ति धोखा देकर किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति दूसरों को दे देने के लिए फुसलाए या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी की मुहरबंद हस्ताक्षरित वस्तु को जो मूल्यवान प्रतिभूति बन सकती है पूर्णतः या अंशित परिवर्तित कर नष्ट कर दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे तो उसे 7 वर्ष तक का कठोर या साधारण कारावास दिया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। देखिए जुर्माना शब्द यहाँ कैसा है। अब यहाँ 2 अलग अलग श्रेणियों का जुर्माना, उसके लिए दंड या दंडित, कारावास, तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रतिभूति के लिए जामीन शुल्क। इस प्रकार से 2 अलग अलग शैलियों में भी अनुवाद किया जा सकता है, उर्दू फारसी अरबी की शैली में भी और संस्कृत की शैली में भी। तो ये अनुवाद रखता है इसकी। फिर कार्यालयीन हिंदी का प्रयोग क्षेत्र कौन सा है, ध्यान रखिए। ये जो हमारा पाठ्यक्रम है इसको हम जा रहे हैं। देखिए कार्यालयीन लेखन में जो 4-5 भाग आते हैं उनको हम समझें। पहला है टिप्पणी लेखन, उसके बाद प्रारूपण या मसौदा लेखन, तीसरा संक्षेपण, 14 प्रतिवेदन, 5वां कार्यवृत्त लेखन, 6ठा कार्यालयीन अनुवाद लेखन। ये है तो सरसरी तौर पर हम इसे लिख करके आज की तासिका समाप्त कर देंगे। आए क्या विद्या से आए हैं शिक्षक? कहाँ उनकी तासिका कहाँ हो रही है? पक्का क्या मालूम आपको, पक्का पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए टिप्पणी लेखन मतलब किसी भी एक सरकारी कार्यालय में कार्यालय के निपटान के लिए कोई पत्र आता है तो उस पत्र का उत्तर देने के लिए उच्च पदस्थ कर्मचारी निम्न पदस्थ कर्मचारी को जो नोट करके देता है उस कागज पर ये अमुक को दिखाए तो उसे कहा जाता है टिप्पणी लेखन। मतलब समझिए आपने अगर बोनाफाइड के लिए अर्जी की, बोनाफाइड के लिए अर्जी करते ना, तो अर्जी करने पर प्राचार्य टिप्पणी लिखेंगे, उसमें क्लर्क के नाम लिखेंगे कि बाड़ा साहब इसको दीजिए जल्दी से, उसे कहते हैं नोटिंग।
उसे अभ्युक्ति लिखा कहा जाता है, नोट कहा जाता है। और इसी के लिए इसमें क्या होता है कि पहले अगर उसी विषय पर पत्र व्यवहार हो चुका हो तो उसका संदर्भ यहाँ निर्णय के लिए आ जाता है। इस प्रकार के आदेश, अनुदेश, निर्देश का स्पष्ट उल्लेख होता है कि पहले ऐसा किया था तो इसी प्रकार होगा। फिर प्रारूपण या मसौदा, कोई भी अनेक प्रकार के पत्र लिखे जा सकते हैं, जैसे कि आवेदन पत्र है, स्मरण पत्र है, अंतरिम उत्तर है, प्रश्नांकन, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश। तो इन सब का जो एक प्रारूप होता है, मसौदा होता है, उसको प्रारूपण कहते हैं। वो प्रारूपण कैसा है आगे हम देखेंगे। फिर है संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब कभी कभी बहुत लंबा पत्र होता है और बड़े अधिकारी को लंबा पत्र पढ़ने का समय नहीं होता, तो अधीनस्थ कर्मचारी उसका 1/3, 1/4 या 1/2 करके उसे छोटा बना करके प्रस्तुत करता है। तो और उसमें दो प्रकार होते हैं, प्रवाहपूर्ण निरंतर संक्षेपण और दूसरा पत्राचार का संक्षेपण। इनमें बड़े बड़े लेख, प्रलेख, भाषण, बैठक आदि के कार्यवृत्तों, रिपोर्टों आदि का निरंतर यानी लगातार प्रवाहपूर्ण संक्षेपण किया जाता है। और कार्यालयीन साहित्य का संक्षेपण सारणीबद्ध रूप में किया जाता है। सारणीबद्ध रूप में मतलब टेबल आकार, पत्र कहाँ से आया, उसका अनुक्रमांक को, किस दिनांक को आया, ये पहले उसकी सारणी बना दी जाती है और आपने आप उसका संक्षेपण हो जाता है। फिर उसके बाद है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन। और प्रतिवेदन सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी सभी संस्थानों में ये रिपोर्टिंग की जाती है। उदाहरण के रूप में अगर कोई घटना घटी है, जिस घटना में किसी का नुकसान हुआ है, हत्या हुई, तो उस पर निवृत्त न्यायाधीश या ऑथोराइज्ड पर्सन उसकी जांच करते हैं। तो उसमें आयोग गठित किया जाता है या फिर समिति गठित की जाती है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसको प्रतिवेदन कहा जाता है, जो छानबीन और जांच पर आधारित होता है। और यह प्रतिवेदन भी 3 प्रकार का आता है, नियमित प्रतिवेदन, विशेष प्रतिवेदन और समसामयिक प्रतिवेदन। उसके बाद है कार्यवृत्त लेखन। आप समझिए कोई कार्य दिया गया तो उसकी रिपोर्ट राइटिंग, कार्यवृत्त किस प्रकार हो गई, समिति किस प्रकार आ जाती है, उसका अल्पकालीन पुनरीक्षण कैसे किया जाता है, उसमें जो अलग अलग अस्थायी समितियां होती हैं, इनका पूर्ण कार्यवृत्त दिया जाता है, उसे कार्यवृत्त लेखन कहा जाता है। और इसके बाद अंतिम आता है कार्यालयीन अनुवाद। हालांकि हमें समाचार लेखन भी लेना था, लेकिन आपकी तासिका शुरू हो गई होगी, इसलिए आज हम यहाँ ठहर जाते हैं और कल से हम साहित्य को आरंभ करेंगे। साहित्य को आरंभ हम उसी प्रकार करेंगे जो आपके प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है। लगभग वो अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक कविता के जो 2 पुस्तकें हैं जो जोशी सर जी लेते हैं, जिसमें एक पुस्तक है काव्य कुसुम नाम की, बराबर है, काव्य कुसुम है, और दूसरी पुस्तक है खंड काव्य है, एक राहुल नाम का, गौतम बुद्ध के पुत्र पर आधारित। तो आज की तासिका यहीं समाप्त करते हैं। हालांकि मैंने बड़े वेग से लिया है और ये जरूरी इसलिए है कि ये सब सरसरी तौर पर आपके ध्यान में रहे और प्रत्येक का वीडियो बना दिया जा रहा है, उस वीडियो के अनुसार करें। हम कल हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ करेंगे। जो छात्र तासिका के लिए उपलब्ध नहीं थे अब तक की हुई तासिका में, कृपया करके वे बराबर 8 बजे में उपलब्ध हो जाए। कल से बराबर 8 बजे वही इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप
इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।